जिन साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर, व्याख्याता को लेकर और वरिष्ठ अध्यापक को लेकर, और जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य लगता है उसको लेकर और विस्तार से व्याख्या सहित चर्चा कर रहे हैं, अपने चैप्टर पढ़ रहे हैं। और हम अब तक बात कर चुके हैं सिद्धों के बारे में बात कर चुके हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के बारे में बात कर चुके हैं, आदिकाल के बारे में बात कर चुके हैं और आदिकाल में सिद्ध पढ़ चुके हैं। नाथ चल रहे हैं, नाथों में भी हमने नाथों की विशेषता देख ली है और गोरखनाथ जी की रचनाओं के बारे में देख लिया है, मतलब गोरखनाथ जी के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे गोरखनाथ की रचनाएं और नाथों संबंधित और भी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। क्लास शुरू करूँ उससे पहले आशा करता हूँ कि आप सब मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और शनिवार और रविवार को शाम 4 बजे लाइव जुड़ने के लिए तैयार होंगे, उत्साहित होंगे। शनिवार और रविवार को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शाम को 4 बजे, भले ही आप कितने भी व्यस्त हों, आप कहीं भी हों, लेकिन 4 बजे लाइव जुड़ना ना भूलें। मेरा आप सभी से यही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव जुड़ें, क्योंकि लाइव जुड़ते हैं उस वक्त मुझे यह होता है कि हाँ, इतने सदस्य जो है वह मुझसे बातचीत करने के लिए अपने साहित्य शिखर क्लासेस जुड़े हुए हैं और ये तैयारी कर रहे हैं और गंभीर अभ्यर्थी और इस बार इनका चयन होगा। तो इस हिसाब से आप लाइव जरूर जुड़ें। उसमें सप्ताह भर का जो पढ़ते हैं उसका रिवीजन भी हो जाता है, साथ के साथ एक परिचय भी हो जाता है, बातचीत भी हो जाती है। तो हम अब तक जो पढ़ रहे हैं वो गोरखनाथ के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने गोरखनाथ जी के बारे में देखा था, कुछ सामान्य विशेषताएं, उनका जो समय क्या है और 2-4 तथ्यों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे गोरखनाथ जी की प्रमुख रचनाएं और कुछ और विशेष तथ्यों के बारे में। हमने अब तक जो भी पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। और गोरखनाथ जी के समय के बारे में बात कर चुके हैं। विभिन्न विद्वानों ने गोरखनाथ जी का जो समय अलग अलग माना है। तो सबसे पहले बात करें तो राउत सांकृत्यायन जी ने 9वीं सदी माना है, 845 ईस्वी 9वीं सदी माना है। और उसके बारे में बात करें, आचार्य प्रसाद द्विवेदी भी 9वीं सदी मानते हैं और पीताम्बर दत्त बड़त्वाल 11वीं सदी, रामकुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल जो है वो भी 11वीं सदी मानते हैं। ज़्यादा जो है सर्वमान्य जो तथ्य है वो 13वीं सदी का प्रारंभिक काल माना जाता है। गोरखनाथ जी का योगदान देखा था, यह षट चक्र साधना के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनका नारालक निरंजन है। नाथ संप्रदाय के अनुयायी कनफटी कहलाते हैं और गोरखनाथ जो है 12 पंथी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। यहाँ तक हमने बात कर चुके हैं। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। आज बात करते हैं गोरखनाथ की प्रमुख रचनाओं के बारे में। ठीक है, तो आप साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें, रिविजन करते हुए चलें और अच्छे से तैयारी करें, अभ्यास करते हुए चलें। हमारे जो 5000 प्रश्नोत्तरी चल रही है, अभी मुझे समय मिल नहीं पा रहा है तो मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। 5000 प्रश्नोत्तरी ऐसी नहीं कि छोड़ दूंगा, वो पूरी की पूरी 5000 प्रश्नोत्तरी होगी। जो भी चीज़ स्टार्ट की है इस चैनल पे वो सब करवाऊँगा, बीच में कोई चीज़ नहीं छोड़े। ठीक है, चलिए बात करते हैं गोरखनाथ की प्रमुख रचनाओं की। तो सबसे पहले बात करें, जो पीताम्बर दत्त बड़त्वाल है उन्होंने गोरखनाथ की जो 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन किया है गोरखवाणी नाम से। तो इसको नोट कर लें आप, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को, कितने ग्रंथों को? 14 ग्रंथों को, ठीक है ना। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से, उनका संपादन जो है गोरखवाणी किस नाम से किया है? गोरखवाणी नाम से 1930 ईस्वी में किया। ठीक है, तो डॉक्टर पीताम्बर बड़त्वाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है और उनका संपादन गोरखवाणी नाम से 1930 में किया है। अब बात कर लेते हैं इस जो 14 ग्रंथ कौन कौन से शामिल उनके बारे में बात कर लेते हैं, 14 ग्रंथों के नाम। ठीक है, तो गोरखवाणी में ऐसे करते हैं, इसको मिटा देते हैं और ऊपरी लिख लेते हैं।
यहाँ तक लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लो। एक साथ पूरे ग्रंथ इसमें लिख लेंगे, ठीक है। मिटा दूँ यहाँ तक। तो ये बात हो गई कि पितामह दत्त बरथवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर गोरखबाणी नाम से संपादन किया है। अब वो 14 ग्रंथ कौन कौन से उनके बारे में बात करते हैं। तो गोरख बाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रामाणिक ग्रंथ निम्न है। तो प्रामाणिक ग्रंथ निम्न है। अब कौन कौन से हैं वो प्रामाणिक ग्रंथ। तो सबसे पहले बात करें, पहली है शबदी। ये सबसे प्रामाणिक माना जाता है, सबसे प्रामाणिक रचना जो है मानी जाती है शबदी, ठीक है। शबदी 3 के ग्रुप में याद कर लेते हैं। दूसरी पहली होगी शबदी, पद और शिष्या दर्शन। शबदी, पद, शिष्या दर्शन 3 ही हो गई। अगली 3 की बात करें, शबदी, पद, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, एक है प्राण संकली, नरवई बोध, और एक है आत्मबोध। प्राण संकली, नरवई बोध, आत्मबोध, यहाँ लिख लेते हैं। 7, 8, 9। अगली है अभय मात्रा जोग। अभय मात्रा जोग 15 तिथि सप्तवार। 15 तिथि सप्तवार, ये सप्तवार और 10, 11, 12। बात करें अगली रचनाओं की, तो मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली और ज्ञान तिलक। अब 2 रचनाएं हैं शेष, 13, 14 से। एक है ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। ये हो गई 14 रचनाएं। तो गोरखबाणी में संकलित गोरखनाथ के जो प्रामाणिक 14 ग्रंथ है वो इस प्रकार हैं। शबदी, पद, शिष्य दर्शन, प्राण सागली, नरवैबोध, आत्मबोध, अभय मात्रा जोग, 15 तिथि सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान ज्योतिषा, पंचमात्रा। स्क्रीनशॉट ले लो और लिख रहे हो तो लिख लो साथ के साथ। तो ये गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं हो गई, और कुछ रचनाएं इन्होंने संस्कृत में भी लिखी है, तो उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो 14 रचनाएं इस प्रकार हैं, और ये 3 में इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको जैसे टुकड़ों में याद करने में थोड़ी सहजता रहेगी, है ना। अगर मान लो एक साथ में 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखूंगा तो वो थोड़ा मुझे लगता है एक कठिन होता है। मैं खुद भी रचनाओं को याद करने का तरीका ऐसे रखता हूँ, टुकड़ों में याद करेंगे रचनाएं तो ज़्यादा याद होगी। और इसमें से रचनाएं पूछे जाने वाली इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी नॉर्मल जैसे टुकड़ों में याद कर लेंगे तो ऑप्शन में जो आएगा समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका क्या आंसर होने वाला है, ठीक है।
लिख लिया होगा आपने और स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं हम। ये याद रखना कि शब्द जो है सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है, ठीक है, और 14 रचनाएं हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ रचनाएं उनकी संस्कृत में भी है, उनके बारे में बात करते हैं। तो गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे प्रमुख ग्रंथ। संस्कृत भाषा में लिखे प्रमुख ग्रंथ। अब संस्कृत भाषा में लिखे प्रमुख ग्रंथों के बारे में बात करें तो लगभग 8 ग्रंथ है संस्कृत भाषा के प्रमुख ग्रंथ, ठीक है। तो 8 ग्रंथों की बात कर लेते हैं, 4-4 के टुकड़ों में याद कर लेंगे। 1, 4, ठीक है। संस्कृत भाषा में लिखे प्रमुख ग्रंथ इनके, एक है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति। आपको क्लासें कैसी लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और शनिवार रविवार को लाइव सेशन में जरूर जुड़े। मेरी बहुत उम्मीद रहती है आपसे, क्योंकि आप 700-800 जने अपनी क्लास को डेली देख रहे हो, लेकिन लाइव जुड़ते हो बहुत कम। लाइव जुड़े, बातचीत करें, प्रश्नोत्तरी करें, व्याख्या से रिविजन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। विवेक मार्तंड, दूसरी रचना है विवेक मार्तंड। और आपका एक कमेंट जो है वो मुझे बहुत उत्साहित करता है कि हाँ ये व्यक्ति रेगुलर है, ये अभ्यर्थी रेगुलर है और इनकी ये जिज्ञासा है, यानी कि अपनी अपनी बातें करते हैं। तो ये लगता है कि हाँ मैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ उनसे मैं टच में हूँ। शक्ति संगम तंत्र, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र और निरंजन पुराण। निरंजन पुराण, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण। और बात करें विराट पुराण हो गया। गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि। ये इनकी प्रमुख संस्कृत भाषा की प्रमुख रचनाएं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो गोरखनाथ की जो है संस्कृत भाषा में लिखे प्रमुख ग्रंथ है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, विराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि। ठीक है, चलें आगे। लिख लिया होगा आपने। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में गोरखनाथ जी संबंधित, फिर इनकी प्रमुख जो पंक्तियां परीक्षा में पूछी जा सकती है उनके बारे में, और फिर बात करेंगे नाथ साहित्य के कुछ और भी जो तथ्य हैं उनके बारे में। और फिर आज हमारे नाथ साहित्य कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर शनिवार को सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य जो क्लास हमने अटेंड किए उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी रखेंगे। सिद्धों का और नाथों का पूरा रिविजन करेंगे शनिवार को लाइव सेशन में। इस बार शनिवार का जो लाइव सेशन रहेगा वो कम से कम 2 घंटे का रखेंगे, 1.5-2 घंटे का लाइव सेशन रखेंगे। अगर सब कुछ टेक्निकली सही रहा, कोई टेक्निकली इशू नहीं हुआ तो 1.5 से 2 घंटे का लाइव सेशन रखेंगे, क्योंकि संडे को जो है वो लाइव सेशन नहीं हो पाएगा। उसका कारण क्या है आप सबको पता होगा, और मैंने आपको बता भी दिया है कि 16 जून को जो है मेरा जन्मदिन है और उस दिन मैं 26 साल का हो जाऊँगा। और उसके बाद क्या है कि उस दिन क्या है कि थोड़ा प्रोग्राम रख रहे हैं तो घर में मेहमान भी रहेंगे, तो उस दिन मैं लाइव सेशन नहीं ले पाऊँगा। हो सकता है कोशिश करूँगा कि एक रिकॉर्डेड क्लास या कुछ वीडियो मोटिवेशनल कुछ भी बना के मैं एक दिन पहले बना लूँ और संडे को आपको वो अपलोड कर दूँगा। बाकी जहाँ तक संभावना है कि संडे को छुट्टी रहने का ज़्यादा चांस है, मतलब संडे को लाइव सेशन तो नहीं होगा, बाकी रिकॉर्डेड क्लास ज़रूर मिल जाएगी आपको।
तो शनिवार को जुड़े। और जो अपने इस तरह सिद्धू जो हमने सप्ताह पढ़ा है सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य का पूरा रिविजन करेंगे, तो ज़रूर जुड़ेगा, है ना। अब बात कर रहे हैं कि जो आदिकाल में जो है सर्वाधिक गद्य साहित्य जो रचा गया है वो नाथों ने रचा है। और नाथों में बात करें तो गोरखनाथ ने, ये प्रमुख तथ्य हैं, आप नोट कर लें कि आदिकाल में सर्वाधिक गद्य साहित्य, आदिकाल में सर्वाधिक जो गद्य साहित्य है नाथ पंथ में लिखा गया। नाथ पंथ में भी विशेषकर किसने लिखा? गोरखनाथ ने। नाथ पंथ में विशेषकर गोरखनाथ के द्वारा लिखा गया। गोरखनाथ के द्वारा लिखा गया। गोरखनाथ के द्वारा लिखा गया। इसलिए मिश्र बंधुओं ने जो गोरखनाथ है उसको सर्वप्रथम जो है हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है। इसलिए मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम क्या माना है? गद्यकार माना है। हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है। कौन मान रहा है गद्यकार? मिश्र बंधु। बात करें गोरखनाथ की, तो गोरखनाथ के बारे में प्रचलित है कि इन्होंने कणापा से शास्त्रार्थ किया था ना, तो ये भी नोट कर लें आप कि गोरखनाथ का बोध कापालिक, बोध ही थे सिद्ध, बोध कापालिक कणापा से शास्त्रार्थ हुआ था ना। गोरखनाथ का बोध कापालिक कणापा से शास्त्रार्थ हुआ था। और अगले तथ्य के बारे में बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उन्होंने नागरी प्रचार काशी के माध्यम से नाथ सिद्धों की वाणी नाम से पुस्तक का एक संपादन किया था, वो भी नोट कर लें आप। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा के माध्यम से क्या किया है? नाथ सिद्धि की वाणियाँ, नाथ सिद्धि की बानियाँ नामक पुस्तक का संपादन किया था। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, नोट कर लो। तो आदिकाल में जो है वो सर्वाधिक गद्य साहित्य नाथ पंथ में विशेषकर गोरखनाथ के द्वारा लिखा गया। और इसलिए मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है। गोरखनाथ का जो है बोध कापालिक कणापा से शास्त्रार्थ हुआ था। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काशी नागरी प्रचार सभा के माध्यम से नाथ सिद्धि की वाणी नामक पुस्तक का संपादन भी किया था। ठीक है, आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं गोरखनाथ की प्रमुख पंक्तियों के बारे में। उसके बाद फिर जो भी नाथ से संबंधित कुछ अन्य तथ्य उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रमुख पंक्तियाँ,
गोरखनाथ की जो प्रमुख पंक्तियाँ जो पूछी जा सकती है, एग्जाम में पूछी गई है, वो प्रमुख पंक्तियाँ, प्रमुख पंक्तियाँ। ठीक है, पहली है, 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। 9 लख पात्री, 9 लख पात्री आगे नाचे, नाचे पीछे सहज अखाड़ा। इनकी पंक्तियाँ तो सीधी सरल भाषा में आपको याद हो जाएगी ना। 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति की बात करें तो, अंजन माही निरंजन भेटिया, अंजन, अंजन माही, अंजन माही निरंजन भेटिया, अंजन माही निरंजन के नयन निरंजन भेटिया, अंजन माही निरंजन भेटिया, तिलमुख भेटिया तेल, तिलमुख भेटिया तेल, तिलमुख भेटिया तेल। दूसरी पंक्ति, अंजन माही निरंजन भेटिया, तिलमुख भेटिया तेल। अगली पंक्ति की बात करें तो, नाथ बोले अमृतवाणी, नाथ बोले अमृतवाणी, नाथ बोले अमृतवाणी, बरसेगी, बरसेगी कंवली, बरसेगी कंवली पानी, बरसेगी कंवली पानी, है ना। नाथ बोले अमृतवाणी, बरसेगी कंवली पानी। बात करें अगली की, अगली पंक्ति की बात करें तो, अवधू रहिया, अवधू, अवधू रहिया हाटे बाटे, अवधू रहिया हाटे, अवधू रहिया हाटे बाटे, रूस विरस की छाया, रूस विरस की छाया, रूस विरस की छाया। ठीक है, रूस विरस की छाया। अगली पंक्ति की बात करें, अगली पंक्ति है कि, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जोई, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, है ना। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। और लास्ट है, अवधु मन चंगा, अवधु मन चंगा तो कटौती में गंगा, कटौती में गंगा। अब ये कितनी सरल भाषा आ गई है ना, अवधु मन चंगा तो कटौती में गंगा। स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गई गोरखनाथ और उनसे संबंधित प्रमुख पंक्तियाँ और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे से अखाड़ा, है ना। अंजन माई निरंजन भेटिया, तिलमुख भेटिया तेल, नाथ बोले अमृतवाणी, बरसेगी कंवली पानी, अवधू रैया हाटे बाटे, रूस विरस की छाया, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड। ये इनका नारा भी है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड, एक नारा भी है इनका। एक तो अलख निरंजन और एक जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड, और अवधु मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बात कर लेते हैं कुछ एक दो तथ्य नागार्जुन के बारे में, और उसके बाद नाथ साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके बारे में क्या कहा है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं गोरखनाथ संबंधित जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई बात कही है, वो उन तथ्यों के बारे में बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा तथ्य बचेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नाथ साहित्य से संबंधित जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के लिए 2 बातें कही है। एक तथ्य, मतलब एक तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य कहा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले जो कोटेशन, जो कथन बहुत पूछा जाता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ,
हजारी प्रसाद जी ने गोरखनाथ के बारे में लिखा है कि यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है। लिखा है कि क्या लिखा है? लिखा है कि शंकराचार्य के बाद शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमा महिमान्वित इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा भारत भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित जो है भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी उनके नहीं गोरखनाथ के उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे जब भक्ति आंदोलन प्रारंभ नहीं हुआ था उससे पहले पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन था गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था। गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। इसी लाइन में है, इसके आगे गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन अति महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो कथन नोट कर लें कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग था और गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक कथन इनका ये भी है, वो भी नोट कर लो आप। नाथ साहित्य के बारे में इनका कथन है। नाथ साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन नाथ साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नाथ साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्योंकि इन्होंने जो है जो सिद्धों ने तो स्त्री को साधना मार्ग में आवश्यक माना है, लेकिन इन्होंने आवश्यक नहीं माना है। मतलब स्त्री को इन्होंने नारी की निंदा की है, स्त्री को जो है बाधा माना है ना। तो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और ग्रस्त जीवन के प्रति
वैवाहिक है ना, गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर का भाव, अनादर का भाव है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी, इनका रूखापन है, वो गृहस्थ जीवन के प्रति अनादर का भाव है। नोट कर लें आप। तो ये हो गए गोरखनाथ जी के बारे में और नाथ साहित्य के बारे में दो कथन अति इंपॉर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी के, और एक कथन जो है इंपॉर्टेंट है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, वो भी मैं आपको नोट करवा दूंगा। उसके बाद नागार्जुन के बारे में एक कथन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नाथ साहित्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, बता दूँ। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, आज को समझ में आ रहा होगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कम से कम अपने जो आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं या आपके कई परिवार में या और भी कोई साथी हैं, तो कम से कम ये क्लास जो है उनको भी सेंड करें ना, उनको शेयर करें, उन्हें बताएं कि इस तरह साहित्य सीखर क्लास है जो उसमें जो है स्कूल व्याख्याता और सेकंड का जो निःशुल्क कोर्स करवाया जा रहा है हिंदी का। और जो भी साथी जो है बाद में अगर वो जुड़ना चाहते हैं, ग्रामर के लिए भी जुड़ सकते हैं, जो भले ही वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि फर्स्ट पे अपना ग्रामर भी आती है, तो उनको जोड़े। कम से कम 4-5 सदस्यों को तो प्रत्येक जो अभ्यर्थी है मेरे हिसाब से उनको जोड़ना चाहिए, ताकि अपना परिवार जल्दी से बड़ा हो। और कुछ हम थोड़ा जो है, क्योंकि परिवार जैसे जैसे बढ़ेगा तो सुविधाएं भी बढ़ानी पड़ेगी, और उसके लिए थोड़ा ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि अगर आप कर सकें तो कम से कम हर क्लास को 4-5 साथियों को शेयर करें, उनको कहें कि आप जुड़ें, क्लास देखें और इसका लाभ उठाएं। एक कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल क्या है ना, कि जो सिद्ध और नाथों की जो रचनाएं हैं उनको शुद्ध साहित्य में नहीं माना है। तो ये भी पूछा जा सकता है ना। तो इनका कथन है कि ये विशुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। मैंने पहले लिखवा चुका हूँ मैं आपको, फिर भी सिद्धों और नाथों की रचनाएं, सिद्धों, तो याद रामचंद्र शुक्ल का कथन है, सिद्धों और नाथों की रचनाएं, नाथों की, सिद्धों और नाथों की रचनाएं विशुद्ध साहित्य की, विशुद्ध साहित्य की, विशुद्ध साहित्य की कोटि में जो है, विशुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती है, नहीं आती है। ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसे याद रखें। और एक लाइन ये भी याद रख लें कि नाथ साहित्य जो है गद्य और पद्य दोनों में प्राप्त होता है। नाथ साहित्य, नाथ साहित्य गद्य और पद्य, नाथ साहित्य गद्य और पद्य दोनों में प्राप्त होता, दोनों में प्राप्त होता है ना। नाथ साहित्य गद्य और पद्य दोनों में प्राप्त होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। अब बात करते हैं नागार्जुन के बारे में, एक दो बातें नागार्जुन जी के बारे में, एक चरपटनाथ के बारे में, बस फिर अपना नाथ साहित्य कंप्लीट हो गया है ना। नागार्जुन, नागार्जुन, तो नागार्जुन के बारे में बात करें सबसे पहले तो ये प्रश्न सर्वाधिक बनने वाला प्रश्न है, और बना भी है कि ये प्रसिद्ध रसायनी थे ना, ये प्रसिद्ध रसायनी थे। और रसायनी थे तो इन्हें रसायन शास्त्र के ज्ञाता भी थे। ये प्रसिद्ध रसायनी थे, रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे, और शून्य का आविष्कार है, शून्यवाद के रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे, और ये शून्यवाद के आविष्कारक रहे हैं ना नागार्जुन, शून्यवाद के आविष्कारक रहे हैं। नागार्जुन जो है शून्यवाद के आविष्कारक रहे हैं ना। ठीक है, और बात करें कि रामकुमार वर्मा जो है, रामकुमार वर्मा ने, रामकुमार वर्मा ने चौरंगी नाथ का जिक्र किया है। चौरंगी नाथ का जिक्र, चौरंगी नाथ का जिक्र किया है, जो लोक में
जो लोक में किस नाम से, पूर्ण जिगत नाम से जाने जाते हैं, पूर्ण जिगत नाम से प्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको क्लास अच्छी लग रही होगी, साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, और इस बार साहित्य शिखर क्लासेस के साथ जुड़कर आपको अच्छा लग रहा होगा। और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लेना है, साहित्य शिखर क्लासेस का नाम रोशन करना है। और मेरा निवेदन जो आपसे कहा है कि क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और कम से कम 4-5 साथियों को अपने इसको शेयर करें, साथियों को जोड़ें। शनिवार रविवार को शाम को 4 बजे लाइव सेशन में जुड़ें। यूँ मान लो कि आप कितने भी व्यस्त हो, लेकिन लाइव जुड़ेंगे तभी ज़्यादा मज़ा आएगा, तभी मुझे लगेगा कि हाँ ये अभ्यर्थी जो है गंभीर है। शनिवार को लाइव जुड़े और अच्छे से तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।